नमस्कार। आज हम बात करेंगे नारी की। नारी के संदर्भ में आपने विभिन्न निबंधों, लेखों, आलेखों, अनुच्छेदों में कई बार लिखा होगा, पढ़ा भी होगा। विभिन्न स्तरों पर जब नारी की बात की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंतर्गत जो एक नारी की स्थिति दिखाई जाती है वह अबला के रूप में दिखाई जाती है और दृष्टिकोण जो रखा जाता है वह इसी आधार पर रखा जाता है कि नारी अबला है, वह हमेशा दुखी रहती है और उसका शोषण किया जाता है। समाज के हर स्तर पर नारी को दुखी बताया जाता रहा है, शोषण का शिकार बताया जाता रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लिखते हैं या विचार करते हैं या किसी चर्चा में हिस्सा लेते हैं तो कहते हैं कि नारी जो है वर्तमान समय में बहुत उन्नति कर चुकी है, पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां उसने प्राप्त कर ली हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत नारी की जो दशा है उस दशा का एकमात्र विश्लेषण जो समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह यही है कि नारी अबला रही है, दुखियारी रही है और वर्तमान समय में वह उन्नति प्राप्त कर रही है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मुझे याद आती है। अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। गुप्त जी की यह पंक्तियां नारी स्थिति को दिखाने के लिए हमेशा से प्रयुक्त की जाती रही है, लेकिन आज मैं नारी की इस स्थिति को एक भिन्न दृष्टिकोण से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ और इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिस दशा को आज आप बताते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं वह दशा वास्तव में नारी की नहीं थी। उस अवस्था में लाते हुए नारी को आज की दशा में जो दर्शनी रूप में दिखाया जाता है वह दशा विभिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमेशा समाज के सामने आती रही है। यह और बात है कि इस दृष्टिकोण को हमने भुला दिया है और हम भूल गए हैं कि नारी पहले किस अवस्था में थी। मैं वेदों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वेद 4 हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। तो हम ऋग्वेद के प्रारंभ से ही जो है देखें यदि और ऋग्वेद काल की ओर दृष्टि डालें तो ऋग्वेद काल में स्त्री की जो स्थिति थी उस स्थिति को मैं आज आपको बताना चाहूंगी। तो पहले तो बात करेंगे हम प्रारंभ से कि नारी जो है वह कहाँ से अपना अंश इस दुनिया में, इस समाज में प्रस्तुत करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में जब प्रलय हुआ तो प्रकृति के प्रलय के उपरांत बचने वाले एकमात्र राजा मनु हुए थे और मनु के साथ में सतरूपा भी थी। सतरूपा प्रलय के बाद में बचने वाली पहली स्त्री थी और उन्होंने जब हिमालय से देखा कि कहीं यज्ञ का धुआं उठ रहा है, वे उस स्थल तक के पहुंची तो वहां उन्हें राजा मनु मिले। राजा मनु और सतरूपा से इस प्रकृति के संरचना के अंतर्गत हम मानव का जो है हमें अंश प्राप्त हुआ। और इस श्रृंखला में यदि हम ऋग्वेद काल की ओर जाएं तो ऋग्वेद में नारियों की जो स्थिति थी वह नारियों के उन्नति की, उनके सम्मान की चरमोत्कृष्ट पर थी। इससे अधिक अच्छी स्थिति नारी की कभी नहीं रही। ऋग्वेद काल वह काल था जब स्त्रियों को पुरुषों के समान संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वह वेद पाठ करती थी, वह विभिन्न प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करती थी और विभिन्न सभाओं के अंतर्गत वह पुरुषों के समान सम्मिलित होती थी। अपनी हिस्सेदारी और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। इतना ही नहीं, वह विवाह के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र थी। यदि वह अविवाहित रहने का भी निर्णय लेती थी तो उसे कभी भी उस दृष्टिकोण से या उस हीन भावना से नहीं देखा जाता था जो आज के समाज में दर्शनीय है।
यह उसका अपना निर्णय होता था, जिसके अंतर्गत वह अविवाहित रहने का निर्णय लेती थी। अर्थात पूर्ण रूप से समाज के अंतर्गत स्त्रियों को सारे अधिकार प्राप्त थे। वह विभिन्न प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर कर, आचार्यों के पद पर कार्य कर कर समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाज में जो है नारी की स्थिति परिवर्तित हो गई। यह एक अन्य कथा है, लेकिन इस कथा के संदर्भ में मैं आपको इतना अवश्य बताऊंगी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्त्री के द्वारा अपने निकम्मे पति का परित्याग कर दिया गया था। वह निकम्मा पति जिससे यह स्त्री तंग आ चुकी थी, तो एक दिन इसने अपने संतानों से कहा कि इसे जाकर पानी में फेंक आओ, क्योंकि मैं अब इससे परेशान हो चुकी हूँ। सारी संपूर्ण जिम्मेदारियां अकेले निभाने के बावजूद इस पुरुष के द्वारा मुझे बहुत अधिक परेशान किया जाता है। स्त्री के पुत्रों ने यही किया। जब इस व्यक्ति को नदी में फेंक दिया गया तो यह बहता हुआ एक जिस स्थल पर पहुंचा, उस स्थल पर एक राजा को यह प्राप्त हुआ। राजा ने जो है इसे अपने यहाँ पर पनाह दी, और चूंकि यह विद्वान था, यह और बातें की निकम्मा था, लेकिन बुद्धि इसके पास में थी, विद्वान था, और एक दिन अंततः यह राजा भी बन गया। तब इसने एक नए समाज का निर्माण किया। इस नए समाज के अंतर्गत स्त्रियों के अधिकारों का हनन सर्वोपरि था। अब विवाह नाम की व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यक्ति ने स्त्रियों को हमेशा के लिए बांध दिया। वे स्त्रियां अब अपने पति का परित्याग नहीं कर सकती थी। पति जैसा भी हो, उनका शोषण जिस किसी प्रकार से करे, उन्हें किसी भी प्रकार से पुरुषों का परित्याग करने का अधिकार नहीं था। यही वह व्यवस्था है जहां से स्त्रियों के शोषण का प्रारंभ हुआ। आप इसे पहली सीढ़ी कह सकते हैं। यहाँ से स्त्रियों के शोषण की श्रृंखला प्रारंभ हुई और स्त्रियों के साथ में विभिन्न प्रकार के शोषण किए जाने लगे, क्योंकि स्त्रियां असहाय हो गई। अब वे विवाह नाम की संस्था के अंतर्गत पूर्ण रूप से पति पर निर्भर थी। पतियों के द्वारा उनके साथ में दासियों के समान व्यवहार किया जाने लगा। पति की मृत्यु के उपरांत विधवा विवाह तो बहुत दूर की बात है, विधवा विवाह की बात यदि हम आगे करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन यहाँ विधवाओं को सती प्रथा की शरण लेनी पड़ी। सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां यहाँ इस समाज में उत्पन्न हुई, क्योंकि स्त्रियों को लगा कि समाज के द्वारा जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि वे पति के साथ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो एक कुरीति का जन्म भी यहाँ हुआ और उससे विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का भी जन्म होता चला गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि स्त्रियां ऋग्वेद काल के अंतर्गत जिस प्रकार से स्वतंत्र थी, शिक्षित थी और अपने अधिकारों की बात कर सकती थी, उन सब का प्रमुख जरिया शिक्षा ही था। तो पुरुषों के द्वारा उनके शिक्षा के अधिकार को छीन लिया गया। सबसे प्रमुख कार्य उनके शिक्षा का अधिकार छीनना रहा। इस शिक्षा के अधिकार को छीनकर पुरुषों ने उसे घर की चार दीवारी में बंद कर दिया, और जब चार दीवारी के अंतर्गत स्त्रियों को बंद कर दिया गया तो उनका दायरा बहुत सीमित होता गया, और इन चार दीवारी के अंतर्गत स्त्रियों को जो है हमेशा शोषित किया जाता रहा। इन चार दीवारियों के अंतर्गत कैद रहने की श्रृंखला बहुत अधिक लंबी है। भारत जो है वह 200-250 वर्षों तक के गुलाम रहा, लेकिन स्त्रियों ने समाज के अंतर्गत गुलामी हजारों साल तक के सहन की है। हजारों साल तक के अपने घर में पराधीन रही स्त्रियां कभी भी अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकी। लेकिन घोर अंधकार के इस युग में शोषण का शिकार हुई हजारों वर्ष की नारी उस समय अपने घर से बाहर निकल आई जब राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात आई। राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात जब आई तो नारियों ने अपने कदम को बाहर निकाला, अपने राष्ट्र के लिए बाहर निकाला, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने कदमों को बाहर निकाला। जब वे चार दीवारी से निकलकर बाहर पहुंची और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया और फिर से पुनः अपनी शक्ति को दिखाया। उसी शक्ति को, जिस शक्ति को ऋग्वेद काल में जो है सराहनीय कहा जाता था,
वह सब कुछ कर सकने में समर्थ थी। तो नारियां फिर से बाहर आई, सब कुछ समर्थ होने की शक्ति उनके द्वारा दिखाई गई। जिस शक्ति से पुरुष डर चुका था और उसे समझ में आ गया था कि स्त्री उनकी शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के उनके अधिकारों का हनन कर लेगी, उनकी शक्तियों के द्वारा वह पुरुषों को पीछे कर देंगी और उनके आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी। इसी कारण से पुरुषों ने विभिन्न प्रकार के अधिकार स्त्रियों से छीन लिए थे। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम के समय में स्त्रियों ने अपनी भागीदारी निभाई, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विभिन्न स्तरों पर कार्य करना प्रारंभ किया, तब केवल स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं, अपितु संपूर्ण नारी जगत की स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति स्त्रियों के द्वारा जगाई गई। और इस ज्योति का एकमात्र दीपक था शिक्षा। इस दीपक को प्रकाशमान करने के लिए रमाबाई पंडिता ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला कन्या विद्यालय उन्हीं के द्वारा देश में प्रारंभ किया गया था। और देखिए, नारी के शोषण की पराकाष्ठा इस समाज के द्वारा यहाँ दर्शनीय है कि रमाबाई ने जब प्रयास किया कि बालिकाएं पढ़ें, तो जब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए विद्यालय तो खोल लिया, बालिकाओं को जैसे तैसे घोर विरोध के बाद जो है एकत्रित भी कर लिया, लेकिन जब अध्ययन करवाने की बारी आई तो यही समाज के लोग थे जो पंडिता रमाबाई के ऊपर पत्थर फेंकते थे और उनके विद्यालय पर पत्थर मारते थे और विभिन्न प्रकार की बाधाएं डालते थे, जिससे कि वे बालिकाओं को शिक्षित नहीं कर सके। लेकिन नारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहां भी निभाई और अपनी शिक्षा के अधिकार को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। दिनों दिन नारी की शिक्षा का विकास होता रहा, जो वर्तमान समय में भी अभी तक चल ही रहा है। अभी तक चलने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वर्तमान समय के समाज में भी हस्तक्षेप पुरुषों का ही है। आज भी पुरुष ही नहीं चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा प्राप्त करे। वर्तमान समय तक चलने वाले जो आंदोलन है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंदोलन नारी शिक्षा से संबंधित, नारी शोषण से संबंधित चल रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष ही निभाने वाले हैं। पुरुष ही वहां सबसे अधिक संख्या में। तो शोषण कौन कर रहा है? शोषण करने वाला भी पुरुष है और शोषण से निजात दिलाने का दावा करने वाला भी पुरुष ही है। इन सब आंदोलनों की यदि जड़ में कहूं तो पुरुष ही है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि इस विकास धारा के अंतर्गत नारियों का जो शोषण किया जाता रहा है, उसे अपने सम्मान से जो विलग किया जाता रहा है, उसमें तो महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष निभा ही रहे हैं। वर्तमान समय में नारियों को आगे लाने के लिए भी कुछ पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कैसा हो जब समाज के अंतर्गत हर एक घर का पुरुष यह विचार कर ले, यह निर्णय कर ले कि किसी भी प्रकार से उसे स्त्री को हर अधिकार देना है। प्रत्येक पिता अपनी पुत्री को शिक्षित कर दे, प्रत्येक पुरुष इस प्रकार से प्रण कर ले कि वह दहेज लिए बगैर ही विवाह करेगा, तो समाज की बहुत सारी स्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी, बहुत से आंदोलन समाप्त हो जाएंगे, उन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि स्वविवेकी होने की आवश्यकता वर्तमान समय में पुरुषों को ही है। इस विकास धारा के अंतर्गत नारी आगे बढ़ती रही और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में नारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा हुआ है और अब वह चंद्रमा तक के भी पहुंच गई है। लेकिन बावजूद एक कालखंड ऐसा है जिसमें पिछड़े समाज के अंतर्गत स्त्रियां अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, शिक्षा के लिए लड़ रही हैं। विभिन्न प्रकार से उनका शोषण हर तरफ से किया जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा है। समाज को बदलने की जो आवश्यकता है उसमें पुरुषों की महती भूमिका है। स्त्रियों के संदर्भ में यदि उनकी विकास धारा के अंतर्गत, चूंकि जिस दृढ़ निश्चय के साथ में स्त्रियां आगे बढ़ रही है, तो यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि आने वाली सदी के अंतर्गत समाज मात्र सत्तात्मक होगा। केवल बदलना है तो पुरुषों को अपनी सोच बदलना है, तो पहल की जा सकती है और यह आशा की जा सकती है कि पुरुष अपनी सोच को बदलेंगे और इस विकास धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यह एक मात्र चरण भर था, एक श्रृंखला भर थी, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक
काल से लेकर स्त्रियों की वर्तमान समय की भूमिका पर मैंने प्रकाश डाला था और एक अपना दृष्टिकोण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तो अब जब आप कभी भी किसी भी संगोष्ठी के अंतर्गत, गोष्ठी के अंतर्गत, लेखन के अंतर्गत, चर्चा के अंतर्गत स्त्रियों की बात करें तो केवल इस और अपना पक्ष प्रस्तुत न करें कि स्त्रियां निर्बल हैं, असहाय हैं और विभिन्न प्रकार से वे हमेशा शोषित होती रही है। आप उस कालखंड को अवश्य याद करें, उस ऋग्वेदिक काल को अवश्य याद करें जब स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और वह स्थिति पुनः लौटा लाने के लिए प्रयास करें और अपना सराहनीय योगदान समाज को दे। नमस्कार।